सुप्रभात मित्रों, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग लर्निंग आउटकम्स के बारे में कुछ बात करेंगे। मित्रों, वैसे तो लर्निंग आउटकम्स का उल्लेख निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किया गया था, परंतु वहां पर इसे सम्यक रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसको सम्यक रूप से परिभाषित करने का एवं कक्षानुसार लर्निंग आउटकम्स डेवलप करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को सौंपा गया। एनसीईआरटी द्वारा राज्य एवं जिले स्तर के हितधारकों के साथ मिलकर एक दस्तावेज विकसित किया गया, जिसका नाम प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल रखा गया। जन सामान्य की प्रतिक्रिया को जानने के लिए इस दस्तावेज को सार्वजनिक किया गया और उनसे सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई। प्राप्त सकारात्मक सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं को इसमें आमेलित किया गया और इस आमेलन के प्रतिफल स्वरूप इस दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान किया गया। फिर इस दस्तावेज को भारत के सभी राज्यों को यथावत स्वीकार करने अथवा वांछित परिवर्तनों के साथ स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित किया गया और उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी ने इस पर कार्य करके इसे प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण संबंधी परिणाम के रूप में स्वीकार किया। हाँ, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि लर्निंग आउटकम्स का हिंदी अनुवाद एनसीईआरटी सीखने के प्रतिफल के रूप में स्वीकार करती है, जबकि एससीईआरटी इसका अनुवाद शिक्षण संबंधी परिणाम के रूप में करती है। अनुवाद के इस स्तर पर आप लोग भ्रम की स्थिति में ना रहें। लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल एवं शिक्षण संबंधी परिणाम तीनों एक ही अवधारणाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, किसके लिए है। सबसे पहला बिंदु तो ये बनता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। एक्चुअल में लर्निंग आउटकम्स को दो तरह से समझा जा सकता है, एक उसके व्यापक अर्थों में, एक उसके संकुचित अर्थों में। जिस तरह से आप लोग आज तक पढ़ते समय, पढ़ाते समय शिक्षा की परिभाषाएं देखते हैं, ठीक उसी तरह से लर्निंग आउटकम्स की भी परिभाषा है। व्यापक अर्थों में जिस प्रकार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सदैव कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसी तरह से लर्निंग आउटकम्स भी अपने व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। व्यापक अर्थों में किस प्रकार से, आप लोगों ने बुनियादी शिक्षा का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन इत्यादि विद्वानों ने इस पे काम किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने एक बार महात्मा गांधी जी से पूछा कि बापू आप ये बताइए कि ऐसा क्या हो जाए कि आप समझेंगे कि बुनियादी शिक्षा सफल हो गई, ऐसा क्या प्रतिफल आ जाए तो आप जानेंगे कि बुनियादी शिक्षा सफल हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप किसी बच्चे से ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने 3 रुपए में 1 दर्जन केला खरीदा और उसके बाद 6 रुपए में उसे बेच दिया, तो बच्चा भले ही यह ना बता पाए कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, लेकिन अगर वो बच्चा ये कह देता है कि आपको जेल होनी चाहिए क्योंकि आपने आवश्यकता से ज्यादा मुनाफा कमाया है, तो मैं समझूंगा कि हमारी बुनियादी शिक्षा सफल है। अब यहाँ पर एक व्यापक अर्थों में जो है उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बात की, ठीक इसी तरह से हमारा लर्निंग आउटकम्स भी है। आपने अभी कुछ दिन पहले तक या संभवतः अभी तक हाई स्कूल में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने का तरीका क्या है? अध्यापक आता है, अपवर्तन बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद वो उसका अगला नियम बताता है, साइन आई अपॉन साइन आर।
बराबर 1n2। और इसके बाद इस पर आधारित वह कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करवा देता है और बात खत्म हो जाती है। तो व्यापक अर्थों में लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। अगर बच्चे को आपने अपवर्तन पढ़ाया और बच्चे की ये समझ में आ गया कि वह जब प्राइमरी पास आउट करके जा रहा है या हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जा रहा है और वहां पर जाने पर भले ही वो अपने विद्यालय का टॉपर रहा हो, लेकिन जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वहां पर उसकी टॉपर की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित नहीं रहेगी, बल्कि वह परिवर्तित होगी। और इस परिवर्तित हुई स्थिति में वह इस बात को समझ सके कि जो मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आया हूं और मेरी प्रथम स्थिति परिवर्तित होती है, यह कोई मेरे साथ की अकेली घटना नहीं है। वास्तव में निर्जीव तक में ये घटनाएं होती हैं। जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी मुख्य मार्ग से थोड़ा सा विचलित होता है और इस बात को वह इन अर्थों में ग्रहण कर सके और ग्रहण करने के बाद उसे अपने जीवन में ढाल सके, अर्थात वह डिप्रेशन या किसी अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त ना हो। तब आप सोचिए कि आपने लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किया है। इसी तरह से अगला उदाहरण चलती रेल से नीचे उतरने का उदाहरण है। आप जड़त्व का सिद्धांत पढ़ाते हैं कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है और उस अवस्था से यदि उसकी अवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो उसका विरोध करती है। अब बच्चा जो है चलती ट्रेन से उतरने के और इसके बाद आपने एक उदाहरण दिया कि अब जब आप चलती ट्रेन से उतरते हैं तो अगर चलती हुई ट्रेन की दिशा में मुंह करके उतरते हैं तब तो सफलतापूर्वक उतर जाते हैं, और अगर चलती हुई ट्रेन की दिशा में नहीं उतरते हैं तो आप जो है गिर सकते हैं या आपको चोट लग सकती है। अब अगर इस बात को तो उसने समझ लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ वह इस बात को भी समझे कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के साथ ही हमें चलना है। अगर हम उसके विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। अगर वह इस बात को भी समझता है तो समझिए कि आपने अपना लर्निंग आउटकम्स अचीव किया है। इसी तरह से इतिहास लेखन का उदाहरण है कि बच्चे को आपने पढ़ाया कि 1191-1192 में तराइन का युद्ध हुआ, उसमें राजपूतों की पराजय हुई। इस पराजय को वो मात्र एक इतिहास की घटना की तरह से ना समझे, बल्कि वो इस तरह से समझे कि पराजय के कारण ये थे कि राजपूतों के बीच में आपसी मतभेद थे, एकता का अभाव था, और अगर हम भारत के लोग आपस में एकता का भाव नहीं रखेंगे तो हम भी भविष्य में पराजित हो सकते हैं। अगर वह इस बात को समझता है और देश की एकता के लिए काम करता है, इसी तरह से वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य की एकता के लिए काम करता है, तो समझिए कि आपने लर्निंग आउटकम्स अचीव किया है। ये अर्थ है आपको लर्निंग आउटकम्स के व्यापक संदर्भों में लर्निंग आउटकम्स का क्या अर्थ होता है, ये मैंने आप लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स का संकुचित अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ में क्या प्रयोग होता है? संकुचित अर्थों में लर्निंग आउटकम्स समय सापेक्ष, कक्षावार, विषयवार निर्धारित हुए अधिगम प्रतिमान या बेंचमार्क हैं, जिन्हें संबंधित विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया जाना होता है। इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा बोल्ड भी किया हुआ है, समय सापेक्ष। समय सापेक्ष से क्या तात्पर्य है? आज के समय के सापेक्ष, मतलब आज हमने कुछ लर्निंग आउटकम्स तय किए हैं, हो सकता है भविष्य के 10 साल बाद यही लर्निंग आउटकम्स ना रह जाए, इनसे उच्च स्तर के लर्निंग आउटकम्स डेवलप हों, वो बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने हों। तो सबसे पहली बात है समय सापेक्ष है, अभी इस समय के लिए। दूसरी चीज कक्षावार। कक्षावार से तात्पर्य है कि प्रत्येक कक्षाओं के लिए ये अलग अलग है। कक्षा 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है। और अगला बिंदु है विषयवार, मतलब हिंदी के लिए अलग है, अंग्रेजी के लिए अलग है, गणित के लिए अलग है। इन अर्थों में ये अधिगम प्रतिमान है या बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब होता है एक प्रतिमान स्थापित कर देना कि यहाँ ये हमारा स्केल है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। इन
तो लर्निंग आउटकम्स संकुचित अर्थों में समय सापेक्ष, कक्षावार, विषयवार निर्धारित वही अधिगम प्रतिमान या बेंचमार्क हैं जिन्हें संबंधित विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया जाना होता है। अर्थात कक्षा 2 के विद्यार्थी को 2 के लर्निंग आउटकम्स, 3 के विद्यार्थी को 3 के लर्निंग आउटकम्स, 4 के विद्यार्थी को 4 के लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब शिक्षा व्यवस्था लगातार चल ही रही है तो लर्निंग आउटकम्स की आवश्यकता क्यों आ गई? तो इसके लिए हमारे एनसीईआरटी के निदेशक श्री हृषिकेश सेनापति जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था अपनी भूमिका में। उन्होंने कहा कि सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को यह जानकारी देना कि बच्चे ने सटीक रूप से क्या सीखा है एक चुनौती भरा कार्य है। इस चुनौती भरे कार्य को पूर्ण करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा किया गया प्रयास सीखने के प्रतिफल के रूप में सामने आया है। अर्थात सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, लगातार जारी रहती है और वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार शिक्षा में दिए गए बजट को शिक्षा में किया गया निवेश समझती है। तो कोई भी निवेशकर्ता का यह दायित्व होता है कि वह समय समय पर यह जानता रहे कि उसने जो निवेश कार्य किया है उसका क्या प्रतिफल है, क्या स्थिति है। और इस स्थिति को जानने के लिए एनसीईआरटी ने जो काम किया है कि व्यवस्था को यह बताने के लिए कि हमारे बच्चे किस स्तर पर हैं, कितने अधिगम स्तर उनका कितना ऊंचा है, अभी कितना और प्राप्त किया जाना शेष है, ये कार्य करने के लिए एनसीईआरटी ने जो प्रयास किया है वह आपको लर्निंग आउटकम्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अगला मुद्दा है कि लर्निंग आउटकम किसके लिए? इसके लिए हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि यह दस्तावेज सीखने के प्रतिफल प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों के लिए, शैक्षिक प्रशासकों के साथ साथ माता पिता के लिए है। अर्थात यह दस्तावेज जो है शिक्षकों के लिए है, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए है, शिक्षक प्रशासकों के लिए है और उनके साथ ही साथ बच्चों के माता पिता के लिए है। शिक्षकों के लिए किस रूप में है ये? देखिए, आप लोगों ने 2 नाम सुने होंगे, एक विंडो शॉपिंग और एक ऑनलाइन शॉपिंग। विंडो शॉपिंग होती है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम मार्केट में घूम रहे होते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, अगर उनमें से हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको खरीद लेते हैं, ले आते हैं घर पे। ठीक यही स्थिति होती है कि अगर आप बिना लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखे पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपके मुंह से, बच्चों के क्रियाकलाप से कई अच्छी चीजें भी निकलती हैं और वो अच्छी चीजें जब आपके सामने आ गई, आपने बच्चों को उसे हृदयंगम करवा दिया और हृदयंगम करवाने के बाद आपने सोचा कि हमारा जो है उद्देश्य पूरा हुआ। निश्चित रूप से उस समय जो अच्छी बातें आई थी उसके संदर्भ में आपका उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन बहुत सारी और भी अच्छी बातें थी जो कि आप कर सकते थे लेकिन वो नहीं हो पाई। वहां आपके पास रैंडमली कोई चीज आई है, एकदम उसी तरह से जैसे विंडो शॉपिंग में आती है। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, हम कोई चीज खरीदने से पहले 10 बार उसको देखते हैं, उसके सारी साइड पिक्चर्स देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं, ये देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रासंगिक है कि नहीं, हमारे पास जो चीजें हैं उनमें वो फिट बैठेगा कि नहीं। तो इसी तरह से जब आपके पास लर्निंग आउटकम्स होता है, सामने ध्यान में ये होता है कि हमें ये लर्निंग आउटकम्स अचीव करना है, तो फिर उसके अनुसार आप अपना सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, बीच में ये उदाहरण देना है, बीच में ये करना है, ये गतिविधि करवानी है, वो करवानी है। मतलब आप उसके बारे में सांगोपांग परिचित होते हैं और उसका यथावत क्रियान्वयन करवाते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स का आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की तरह से है, जिसमें आप उसके सारे गुण दोषों से परिचित होते हुए उसके पास जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए ये है कि हमें ये मालूम रहता है कि हमें किस लर्निंग आउटकम्स को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ट्रेंड करना है, आप लोगों को बताना है कि ये लर्निंग आउटकम्स इस तरह से निकलेगा।
शैक्षिक प्रशासकों के लिए तो इसकी उपयोगिता जग जाहिर है। उनके लिए मूल्यांकन का बहुत अच्छा आधार है। किसी भी विद्यालय में, किसी भी क्लासरूम में जाकर वो इसके सहारे जान सकते हैं कि बच्चों की शैक्षिक स्थिति क्या है, अधिगम स्तर अपेक्षित है अथवा नहीं, और इसके साथ ही साथ आपने जो शिक्षण कार्य किया है वह उचित है या नहीं, अर्थात वह उपयोगी हो पाया है बच्चों के लिए या नहीं। इसके साथ साथ माता पिता के लिए, माता पिता से तात्पर्य यह है कि माँ बाप के लिए बच्चा उनके जीवन से भी ज्यादा प्यारा होता है, और अपनी उस सबसे प्यारी वस्तु व्यक्ति को जो है वो आपके पास कुछ ज्ञानार्जन के लिए भेजते हैं। तो उनका यह बिल्कुल जानने का अधिकार बनता है कि उनका बच्चा जो 6 घंटे या 8 घंटे आपके विद्यालय में समय दे रहा है, उस समय में उसे क्या सीखना चाहिए, और जो सीखना चाहिए वह सीख पाया है या नहीं। इसके लिए इस दृष्टिकोण से माता पिता के लिए लर्निंग आउटकम्स उपयोगी है। लर्निंग आउटकम्स की विशेषता क्या होती है? लर्निंग आउटकम्स की विशेषता सबसे पहली यह है कि वह छात्र केंद्रित होते हैं, अर्थात उनका सीधा संबंध जो है छात्रों से है। मापने योग्य होते हैं, मतलब इन्हें चेक किया जा सकता है, मापा जा सकता है कि प्राप्त हुए हैं कि नहीं। छोटे होते हैं, आकार में छोटे छोटे वाक्यों के रूप में लिखे जाते हैं। एक्शन वर्ब की उपस्थिति होती है। एक्शन वर्ब से यहाँ तात्पर्य ये है कि बच्चे के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, मतलब कि अगर हम ये पढ़ाएंगे तो बच्चा यह कर लेता है। बच्चा उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का पाठ कर लेता है, तो ये कर लेता है जो है, यही इसी से तात्पर्य यहाँ पर एक्शन वर्ब से है। यह विषयवार होते हैं, अर्थात हर विषय के अलग अलग होते हैं। यह अध्यायवार होते हैं, अर्थात हर पाठ के, हर अध्याय के अलग अलग होते हैं। बच्चे की प्रगति का आकलन संख्यात्मक अथवा गुणात्मक रूप से करने हेतु निरीक्षण बिंदु प्रदान करते हैं। तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कक्षा 6 में 8 लर्निंग आउटकम्स हिंदी विषय में तय किए गए हैं। अब हमने किसी बच्चे को देखा, जानना चाहा कि उसके लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति क्या है, तो हमने देखा कि 8 लर्निंग आउटकम्स में से 4 लर्निंग आउटकम्स उसे प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हुआ संख्यात्मक रूप से कि 8 में से 4 प्राप्त हो चुके हैं। और गुणात्मक रूप से जैसे हमने कहा कि बच्चा उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का पाठ कर लेता है। तो अब कविता का पाठ कर लेता है, ये कितने अच्छे ढंग से कर लेता है या कितने खराब ढंग से करता है, ये जो है गुणात्मक रूप से मूल्यांकन का बिंदु होता है। तो लर्निंग आउटकम्स आकलन का संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों आधार प्रदान करते हैं। ज्ञान, समझ, कौशल तथा अनुप्रयोग से संबंधित होते हैं। लर्निंग आउटकम्स ज्ञान, समझ, कौशल और अनुप्रयोग से संबंधित होते हैं। निश्चित रूप से ये चारों बिंदु लर्निंग आउटकम्स से संबंधित होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस समय इसका सारा फोकस कौशल और अनुप्रयोग पे है। ज्ञान और समझ ये दोनों चीजें तो पूर्व से होती रही हैं, लेकिन कौशल और अनुप्रयोग अपेक्षाकृत अनछुए पहलू रह गए हैं। इसलिए लर्निंग आउटकम्स का मेन फोकस इस समय अनुप्रयोग पर है और उससे थोड़ा कम कौशल पर है। अभी हम लोगों को डीएलएड क्लासेज के लिए और हाई स्कूल एवं इंटर की क्लासेज के लिए लर्निंग आउटकम्स डेवलप करने का कार्य दिया गया था। उस डेवलप करने के कार्य को करते हुए कुछ चीजें समझ में आई थी। आप लोग भी जानिए कि हो सकता है भविष्य में आप लोगों को भी ऐसा अवसर मिले कि आप लोगों को लर्निंग आउटकम्स डेवलप करना पड़े, तो आप उसको लिखने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि इस बात पर केंद्रित रखें, विषय, अध्याय, प्रकरण का अध्ययन कर लेने के पश्चात छात्र क्या कर सकने के योग्य हो जाएगा। जैसा भी पहले मैंने कहा कि आपने जो कुछ पढ़ाया है उसके बाद बच्चे के भीतर क्या करने की क्षमता आ जाएगी। आपने जो पढ़ाया है उसके बाद बच्चा जो है कविता का सस्वर वाचन कर लेगा।
अगर ऐसी इस तरह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे। लर्निंग आउटकम्स का वर्णन करें, ना कि प्रक्रिया का। इसकी जरूरत नहीं होती कि हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे तो हमें लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होता है। जब हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस बात पे होता है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, और सिर्फ लर्निंग आउटकम्स पे ही फोकस किया जाता है। कोशिश करें प्रत्येक आउटकम्स की शुरुआत एक्शन वर्ब से हो, मतलब बच्चा ये कर लेता है। एक लर्निंग आउटकम्स में एक ही एक्शन वर्ब का प्रयोग करें, मतलब कि एक ही कौशलात्मक या अनुप्रयोगात्मक दक्षता उसके भीतर विकसित करने के लिए एक लर्निंग आउटकम्स को डेवलप करें। अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करने से बचें। जैसे लोग सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं, तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है, या इस तरह से जहां भी आपको जब तक शब्दों को आप बचा सकें, कम से कम कर सकें, आप वो कम से कम रखने का प्रयास करें। एससीईआरटी द्वारा डेवलप किए गए कुछ लर्निंग आउटकम्स आपके सामने इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप उनको देखें, देखने पे आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। जैसे देखिए, काव्य पहला लर्निंग आउटकम्स है हिंदी का। काव्य रचनाओं जैसे कविताएं, दोहा, लोकगीत आदि को मौखिक रूप से सुनाता है। अर्थात आपने कुछ इस तरह से पढ़ाया है कि बच्चा अब इसको मौखिक रूप से सुनाता है। रेडियो, टीवी आदि पर सुनी देखी गई सामग्री को अपनी भाषा में व्यक्त करता है। ये भी उसके बिहेवियर में चेंजेस है कि अब वो जो है इस कार्य को कर लेने में सक्षम है, या वो ये काम करता है। श्रुति लेख के दौरान वर्तनी का सही प्रयोग करता है। ये सब के सब आप देखेंगे ध्यान से, जितने भी लिखे हुए हैं, तो ये मुख्यतः या तो कौशलात्मक या तो अनुप्रयोगात्मक पक्ष को मजबूत करते हैं। कक्षा कक्ष में लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये मेरी सलाह है आप लोगों को मेरी तरफ से कि अगर आप इन प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं, इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं, तो आपको अपने लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहली बात, पाठ योजना के साथ जाएं। आप जब भी क्लासरूम में जाएं, ना व्यापक तौर पर पूरी तरह से पाठ योजना बना के जाएं, लेकिन अपने दिमाग में उसकी एक पूरी रूपरेखा बना के जाएं कि हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बच्चों के साथ प्राप्त होने वाला आउटकम शेयर करें। तात्पर्य यह है कि आज के अध्यापन के बाद बच्चों के भीतर कौन से ज्ञान, कौशलात्मक अथवा अनुप्रयोगात्मक दक्षताएं उसके भीतर आ जाएंगी, वह क्या कार्य कर सकने में सक्षम हो जाएगा, इस बात का उल्लेख आप बच्चे के साथ अवश्य करें। एक बात कही जाती है कि हम सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब हमें यह मालूम होता है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि बच्चे को यह अनिवार्य रूप से बताएं कि आज के क्लास के बाद उसके भीतर क्या परिवर्तन आ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, हमारे यहाँ के अंग्रेजी प्रवक्ता ने जब नया नया ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी शुरुआती क्लासेस में कहा कि मेरे अध्यापन के बाद आप लोग जो है अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। मैं बता नहीं सकता हूं कि उस समय बच्चों के भीतर कितनी जिज्ञासाएं थी और कितनी उत्सुकता रहती थी उनका क्लास लेने की। तो आप लोग भी इसी तरह से बच्चे को आप ये बताएं कि उसे आपकी क्लासेस के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा। वार्म अप करवाने के पश्चात ही अध्यापन कार्य करें। प्रायः ऐसा होता है कि बच्चे जो है शारीरिक रूप से क्लासरूम में उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से विद्यालय में उपस्थित, अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनसे कोई आसान सा सवाल पूछिए, ऐसा सवाल पूछिए जिसका उत्तर देने में हर बच्चा अपने आप को समर्थ महसूस करे। जब बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेगा तो वह शारीरिक रूप के साथ ही साथ मानसिक रूप से भी क्लासरूम में उपस्थित होगा, और जब वो मानसिक रूप से भी क्लासरूम में उपस्थित होगा तो आपको अपना लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रारंभ में कुछ ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जिनका उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा छात्र के भीतर पूरे वादन भर बनी रहे। शुरुआत में पढ़ाते समय ही आप कुछ ऐसे प्रश्न अनिवार्य रूप से बच्चों से पूछ लीजिए जिसका उत्तर वो जानने की
कोशिश, जिसका उत्तर पाने की जिज्ञासा उनके भीतर हमेशा बनी रहे। मतलब उन्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है अगला दूसरा वाक्य, अगला तीसरा वाक्य उनके इस जिज्ञासा का उत्तर देगा, इस जिज्ञासा को शांत करेगा। अगला बिंदु है वादन पूर्ण होने से पहले क्लास वर्क अवश्य करवाएं। जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका पीरियड पूर्ण हो उससे पहले ही आप जो है उनसे क्लास वर्क, भले ही एक प्रश्न, दो प्रश्न, किसी न किसी रूप में अवश्य करवाएं। उससे क्या होगा कि बच्चे को यह महसूस हो जाएगा कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद हमें क्लास वर्क करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुनते रहें। और जब बच्चा आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार रहेगा तो आप अपने लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज उन्होंने क्या सीखा है यह उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करवाएं। आज आपकी क्लास पूर्ण होने पर उनके भीतर क्या परिवर्तन आया है, उन्होंने क्या नया सीखा है, या उन्हीं की शब्दावली में आप जानने का प्रयास करें। आप जब यह जानने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आपके पढ़ाए हुए कार्य का असेसमेंट होगा कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है, क्या उद्देश्य लेकर पढ़ाया है, और बच्चे उससे कितना समझ पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, यह आप जान पाएंगे। और जब आप यह जान पाएंगे कि पढ़ाने में या उनके सीखने में कहाँ कमी रह गई है, तो आप निश्चित रूप से उसे अगले दिन पूर्ण भी कर पाएंगे। होमवर्क अवश्य दें और छात्र को उसे स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को गृह कार्य अवश्य प्रदान करें और इस बात के लिए सदैव प्रेरित करते रहें कि बच्चा गृह कार्य स्वयं करके आए, ना कि अपने माँ बाप भाई बहन की सहायता से। क्योंकि जब बच्चा गृह कार्य स्वयं करके आएगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे के सीखने में कहाँ समस्या रह जा रही है, और जब आपको समस्या पता चल जाएगी तो निश्चित रूप से आप उसका समाधान करने में भी समर्थ होंगे और लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति हो सकेगी। अंत में इस उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज तक हम लोगों ने अपने इस वीडियो में जो कुछ अभी सीखा है उसे अपने क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठे हुए अंतिम बच्चे तक ले जाने की कोशिश करेंगे और इसका प्रतिफल हमारे क्लासरूम के बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि के रूप में दिखाई पड़ेगा।